नमस्कार। संपादक सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बस बनने ही वाले हैं। औपचारिकताएं कुछ हैं जो पूरी हो रही हैं, कुछ रणनीति बन रही है, तो कुछ मंत्रियों के विभाग तय किए जा रहे हैं। कुछ घंटों का इंतजार है और फिर मोदी 3.0 कैबिनेट का शपथ ग्रहण आपको दिख जाएगा। इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिली है, इसलिए उसे दूसरे पार्टियों की मदद की दरकार है। उसे जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसी पार्टियों की मदद, या आप इसे बैसाखी भी कह सकते हैं, इस बैसाखी की दरकार है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इस सरकार को 5 साल मजबूती से चलाना चाहती है और वो कोशिश भी करेगी। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? आज इसी बात पर होगी चर्चा। और इस संपादक सम्मेलन में मेरे साथ खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ रामकृपाल जी हैं, मेरे साथ हर्ष रंजन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, और जल्द ही हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ने वाले हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देश की राजनीति किस तरफ मुड़ने वाली है। क्या वाकई नीतीश कुमार अपने सालों से जो पलटने का उनका सिलसिला रहता है, कभी इधर कभी उधर, उस पर इस बार फुल स्टॉप लगा देंगे और बन जाएंगे मोदी के भरोसेमंद साथी, या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसका खेल चालू हो जाएगा। दूसरी तरफ टीडीपी जैसी पार्टी है जो बेहद अहम है, क्योंकि उनके पास 16 सांसद हैं और अभी सरकार के गठन से पहले ही उन्होंने जो कुछ भी कहा यह है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को जो 4% आरक्षण है वो खत्म नहीं करने वाले हैं, वो जारी रहेगा। तो ऐसे में बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में उनकी कैसे बनेगी, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे और आज संपादक सम्मेलन में उसी पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर बीजेपी एक बार फिर अपने सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाने जा रही है। पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में नरेंद्र मोदी के लिए इस कार्यकाल का डगर थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। वजह है उनके 2 सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी। हालांकि दोनों ने बिना शर्त समर्थन तो दे दिया है, लेकिन इनके इतिहास को देखते हुए एक डर जरूर बना रहेगा। नीतीश कुमार ने तो कह दिया वो अब साथ नहीं छोड़ेंगे। टीडीपी ने भी दिल खोलकर समर्थन पर बयान दिया है। वहीं मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान पर भी सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि चुनाव में इनकी जीत बिहार में 100% है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। एनडीए में टीडीपी और जेडीयू की हैसियत दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की है। 12 सांसदों के साथ जेडीयू और 16 सांसदों के साथ टीडीपी इस समय मोदी के आंखों के तारे बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये आंखों के तारे कब तक बने रहेंगे, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग समय और मौके पर बीजेपी का साथ छोड़ा है। इसलिए ये सवाल बना हुआ है, आखिर इनका साथ कितने दिनों का है। आज संपादक सम्मेलन में हम एनडीए गठबंधन की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल है, इसी पर चर्चा करेंगे।
तो संपादक सम्मेलन में आज मैं सबसे पहला सवाल लेकर जाऊंगा रामकृपाल जी के पास। और रामकृपाल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि दोनों पार्टी टीडीपी और जेडीयू, खासतौर पर अभी मैं इसी की बात पहले करूंगा, टीडीपी ने तो साफ कह दिया है कि वो आंध्र प्रदेश में नौकरी में जो 4% आरक्षण है उसको वो खत्म नहीं करने वाली है, और उनके मुख्यमंत्री भी पहले के और उनके यहाँ के मंत्री का भी बयान है कि वो जारी रहेगा, हमने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। और बीजेपी की बुनियाद ये थी कि धर्म के नाम पे कोई आरक्षण देंगे नहीं। तो अभी तो ठीक है कि दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है, सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, बन जाएगी सरकार कल, लेकिन ये आगे आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार को 5 साल चलना है। देखिए, एक जो फार्मूला इन लोगों ने किया है, एक बात समझ लीजिए, जहाँ ये आरक्षण है वहाँ भी वे लोग नहीं कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर दे रहे हैं। वो मुसलमानों के बीच कहते हैं कि जो ओबीसी मतलब जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनकी कैटेगरी, नहीं, यहाँ पे मैं आपसे वहाँ पर भी जो आरक्षण क्राइटेरिया तो मुसलमान ही लिखा है ना, मुस्लिम, नहीं, वो मतलब 4% मुसलमानों के हाँ, लिए। उसकी जातियाँ मतलब पर्टिकुलरली जो वो है कमीशन कहीं भी देखिए, कर्नाटक में भी इसी हिसाब से दिया उन्होंने जी। एक पर्दा वो रखते हैं कि जो पिछड़े हैं मुसलमानों का, हम उनको दे रहे हैं आरक्षण। तो ये अच्छा, बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि मतलब जो पिछड़े हैं उनको न दिया जाए, वही कह रहे हैं कि आप रिलीजन के आधार पर नहीं दे सकते। हालांकि मैं बताऊं ये टिकलिस मामला है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि जब आपके सामने विकल्प जो होता है, इस बार वो तीनों पार्टियों को पता है कि उनके सामने क्या क्या विकल्प हैं। तो अगर कोई बेहतर विकल्प नहीं है तो जिसको कहते हैं कि आप मजबूरी में चाहे समझ लीजिए, हालांकि एक अकेला मात्र ये जो अलायंस है प्री पोल अलायंस है, और इसके पहले भी अच्छा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों बहुत लंबे समय तक बीजेपी में रह चुके हैं, मतलब बीजेपी के साथ रह चुके हैं। वो अलग बात है कि हाँ, मोदी के साथ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये अलग की चीज़ है कितने दिनों तक, लेकिन देखिए एक अनुभव तो उन लोगों को है ही है। और जब भी कभी कोलिजन की पॉलिटिक्स होती है तो एक मिनिमम कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसमें कुछ सबको छोड़ना पड़ता है। ऐसा जैसे अभी तक तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ मोदी को ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि आप ये 5 साल में क्या क्या विकल्प है, आप ये सोचिए। 240 नंबर की पार्टी अगर इस देश में विकल्प नहीं दे सकती है या स्थायी 5 साल नहीं, तो आप कल्पना कीजिए कि 99 सीटों वाली पार्टी, मतलब कहीं ना कहीं किसी जब पार्टी से पार्टी की अगर तुलना हम करें तो ये जो है वो कितना स्थायी होगी समझ लीजिए। अगर आप कल को जो सीन बन रहा था, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ये दोनों मान लीजिए कल को इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं, इंडिया अलायंस के साथ, आप जानते हैं उसमें उद्धव का नंबर कहाँ आएगा? 8वीं पार्टी, जो कल तक बहुत प्रधानमंत्री पद का नाम कोई किया जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल ये एक ऐसा है जो पॉलिटिकल वर्तमान सिनेरियो है उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन, और चूंकि ये पहले से एनडीए मिल करके लड़ रहे थे, सारी जगह पे ये दोनों मिल करके लड़े हैं, इसलिए। और मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि मजबूरी सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है कि उसको बैसाखी की जरूरत है, बिना सपोर्ट के, बिना सहयोगी पार्टियों के वो सरकार नहीं चला सकती, बल्कि आप कह रहे हैं कि गठबंधन में जो उनके सहयोगी हैं उनकी भी मजबूरी है कि उनके पास भी विकल्पहीनता वाली स्थिति है। एक और बात बता दूं, सिर्फ बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ कि बिहार पर तो आपकी पैनी नज़र है। कल्पना कर लीजिए कि अगर वो उधर जाते हैं, अगला चुनाव बिहार का, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार के नाम पे वीटो कर दिया, वहाँ पे क्या स्थिति होगी? और अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं तो ये तय मान लीजिए कि चाहे वो हारे जीते, मैं नहीं जानता अगला क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा। और ये नीतीश कुमार को ही ये करके कि यही मुख्यमंत्री हैं और यही आगे भी रहेंगे, उसके बाद क्या होता है मैं नहीं कह सकता हूँ। आज नीतीश को भी ये मालूम है कि वो अपनी पार्टी, अपने कुनबे को बेहतर कहाँ ले जा सकते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, सत्ता से अलग हो करके बहुत दिन तक कोई नहीं रहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किसी नेता से पूछ लीजिए, 14 साल तो राम वनवास में रहे, यहाँ तो विपक्ष के लिए 15वां साल अभी से लग रहा है कि 15 साल पक्का है, बड़ी मुश्किल है कि उसके पहले हो जाएगा। तो आप सोचिए कि 15 साल अगर सत्ता से आप बाहर हैं,
जो लोग जिनको लग रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है पार्टी को अपने लोगों को इंटैक्ट रखना। लेकिन अगर आप पावर में आए तो कई चीज़ें जो रहती हैं ना, वो लोगों को जोड़े रखती हैं, इंटैक्ट रखती हैं। ठीक है, मेरे साथ आदेश रावल भी जुड़ गए हैं। सर, आदेश जी ने अभी थोड़े दिनों पहले जितनी भविष्यवाणियां की हैं वो सारी भविष्यवाणी बिल्कुल ऐसा लगता है बैंग ऑन टारगेट, सीधे लगी। इन्होंने कहा था कि बीजेपी को 240 सीट मिलेगी और ये बार बार उस विश्वास पे कायम थे और देखिए जो नतीजा है वो ऑलमोस्ट इनके भविष्यवाणी के बराबर ही हैं। आदेश, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हमें जवाब दें। हमारा सवाल ये है कि इस बार जो मोदी सरकार बन रही है वो बैसाखियों पे है और खासतौर पे दो लेफ्ट और राइट की बात करिए तो जेडीयू प्लस टीडीपी। हम ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों बैसाखी परमानेंट तौर पे 5 साल उनके साथ टिक के रहने वाली है और वो चलते रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे? आपको लगता है कि बैसाखियों में खिसकने के चांसेस जो है, अभी तो बन रहा है लेकिन साल होते होते कुछ ऐसा हो जाएगा? मीर जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। और रही आपके सवाल की बात कि दरअसल इंडिया गठबंधन को भी इसी बात की उम्मीद है कि एक दिन ये दोनों बैसाखी खिसक जाएंगी और लौट के इन्हीं के पास आएंगी। दरअसल दोनों ही पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी। तो विपक्ष ने इस बात में एक सहमति बनाई है आपस में बैठ के, और खासकर उसमें 2 या 3 अलाइज ऐसे थे जिनका ये मानना था कि इंडिया गठबंधन को फिलहाल कोई ऐसी पहल नहीं करनी चाहिए जिससे ये मैसेज जाए कि वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते हैं और सरकार फॉर्म करना चाहते हैं। तो उनका यही मानना है कि दोनों ही लोग अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी भी कोई भी फैसला कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसका ताज़ा उदाहरण है और नायडू साहब इसके पुराने उदाहरण हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कन्वीनर थे यूपीए के और वो छोड़ के वाजपेयी साहब के साथ चले गए थे। और नीतीश कुमार साहब के उदाहरण तो हाल ही में नज़र आते हैं कि वो कितनी बार कहाँ पलटी मार चुके हैं। तो विपक्षी पार्टियों को ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की आदत नहीं है कि उन्होंने कभी कोalition गवर्नमेंट चलाई हो। जब से वो राजनीति में है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो 12 साल या 10 साल देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने फैसले खुद किए हैं और उनका नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट था, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई है। अब आप देखिएगा, आपको इसकी झलक दिखाई देगी जब कल शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट का मामला सामने आएगा कि किस किस को कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं। उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कितने भारी बदलाव करने पड़े इन दोनों अलाइज की वजह से। और ये बहुत एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनको बहुत सहज के संभाल के रखना पड़ेगा। आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको दूसरे शब्द में बताता हूं। आप कह रहे हैं कि कल जब कैबिनेट का गठन होगा और मंत्री पद की जब लोग शपथ लेंगे तो आप देखिएगा, कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट, मैं उसे कहूंगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है? हाँ, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, कौन कौन से पोर्टफोलियो देने पड़े हैं, टॉप 4 में किन किन को हटाना पड़ा है, किन किन को रखना पड़ा है, कौन कौन से वो पोस्ट है। देखिए, एक बात तो ये साफ है कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री रहेंगे। अब उनके लोगों को कहाँ कहाँ आपने एडजस्ट किया है, बाकी अलाइज को क्या क्या दिया है, तो ये जब पिक्चर आपके सामने आएगी तब आप समझ पाएंगे कि जो मोदी का तीसरा टर्म है वो किस तरह चलने वाला है। जी आदेश, मैं आपके पास आऊँगा। मैं अब हर जी से सवाल पूछना चाहूँगा। अभी बात वो कह रहे कि वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, और चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कह रहे कि वो आंध्र में बने रहेंगे। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले एक बयान आया और जेडीयू के बड़े नेता है केसी त्यागी जी, उनके हवाले से खबर आई कि उनको, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर था कि पीएम वो बन जाए। आपको लगता है कि ये एक मतलब सिर्फ कहने वाला बयान है, इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे आप उस जहां पे हैं वहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम आपके साथ तो हैं, लेकिन सामने से मेरे पास क्या ऑफर था, ये प्रेशर है? इंडिया गठबंधन ने उनसे क्या बात की क्या नहीं, क्योंकि जब वो पटना से दिल्ली भी आ रहे थे तो उसी जहाज़ में आए जिसपे तेजस्वी भी थे। वो तो खुल के नहीं कहा जा सकता केसी त्यागी ने जो कहा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। और जैसा कि अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे,
नीतीश कुमार को लेकर ये नहीं कहा जा सकता मेरे हिसाब से कि क्या वो बिहार में ही रहेंगे, क्योंकि इस गठबंधन में अब बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो बिहार पर एक तरीके से अपना कब्जा करे, अपनी सरकार चलाए और अपना दबदबा कायम रखे। देखिए, इसकी शुरुआत इस चुनाव से पहले ही हो चुकी थी, जब बीजेपी ने खुद के लिए 17 सीटें रखकर खुद को बड़ा भाई घोषित किया और जेडीयू के लिए उसने अपने से कम सीटें छोड़ी। दूसरी वजह यह है कि जिस तरीके से कल संसदीय दल की बैठक में एनडीए के नीतीश कुमार ने बिल्कुल चरण स्पर्श की मुद्रा में थे और जिस हिसाब से उन्होंने नरेंद्र मोदी झुके का भी, स्वागत चरण किया, सिर्फ मुद्रा में नहीं थे, पैर छूने के लिए वो झुके भी। बिल्कुल नीतीश कुमार बिल्कुल सबने बिल्कुल देखा। और जिस अकुलाहट में थे, बिहारी में बोलते हैं, जिस बेताबी में बोलते कि मैं तो चाहता हूं कि आज ही सरकार बना ले, उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने बड़े ही कम समय में बहुत ही शानदार एक डील कर ली है। अब वो डील क्या है ये कल ही पता चलेगा, क्योंकि आमतौर पर 90 के दशक में भी हमने ये देखा था कि लगातार इस तरीके से गठबंधन से सरकार बनते थे। प्रमोद महाजन एक बड़ी शख्सियत होते थे, कांग्रेस से राजीव शुक्ला होते थे, हफ्तों मीटिंग चलती थी, कई जगह रूठ जाते थे नेता, खबरें बाहर आती थी और तब जाके कहीं कोई गठबंधन या कहीं कोई एक समन्वय की स्थिति बनती थी। आपने देखा कि बीजेपी के अंदर भी किसी को कुछ पता नहीं चला, सिर्फ मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की बैठक हुई होगी और फटाफट सारे काम हो गए कुछ चंद घंटों के अंदर ही और दोनों नेता बड़े खुश हो गए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो डील स्ट्राइक की है, हो सकता है कि जब केसी त्यागी कह रहे हों कि वो प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन ने उनको कहा था, हो सकता है कि यहाँ से ऑफर हो कि वो डेप्यूटी पीएम बन जाए और एक तरीके से इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि बिहार मिल जाएगा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और इनको एक बड़ा पदनाम इस तरीके से मिल सकता है। मेरी तो ये सोच है। जी प्रेम कुमार जी, आप सुन रहे हैं इतनी देर से, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद मैं खास तौर पे पहले नीतीश कुमार की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप बिहार और यूपी की राजनीति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। नीतीश जी पटना से जब यहाँ आए तो साथ में तेजस्वी प्लेन में थे, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं, लेकिन वो राजनीति में जिसको मैसेजिंग बोलते हैं वो बहुत सही मैसेजिंग था कि देखिए बेशक हम आपके साथ हैं लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास जो है, ये एक तरह का संवाद था। फिर उसके बाद अगले दिन केसी त्यागी आते, वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने और भी यूसीसी को लेकर भी अपनी राय दी और अब जाके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। आप ये बताएं कि ये जब आप सरकार के गठन से ठीक पहले एक अलायंस की इस तरह की बातें कर रहा है, तो इंडिया अलायंस में जो लोग हैं इसे देख के कितने खुश हो रहे होंगे कि चलो यार सरकार बनने से पहले ही जो है किच शुरू हो गई और ये आगे तो चलने वाली नहीं है। क्या इसी इंतजार में बैठे कि खूब आपस में लड़े और फिर हमारा नंबर आएगा? देखिए मिहिर जी, इंडिया अलायंस तो अपनी बैठक में ये साफ कर चुका कि जनादेश का सम्मान करने के लिए उचित समय पर उचित कार्रवाई करने का विकल्प हम रखते हैं और इसका साफ मतलब है कि उनको लगता है कि ये जो सरकार बन रही है जनादेश के खिलाफ बन रही है। ये जनादेश के खिलाफ कैसे हुए? नहीं, उनको ये भी जरा आप समझाइए ना। नहीं, मैं आप सुनिए, अगर उनको नहीं लगता तो वो ये स्टेटमेंट ही नहीं देते कि हम अपना विकल्प खुला रखते हैं। सहमत है? देखिए, डेमोक्रेटिक एनडीए जो है उसको पूरा नंबर मिला हुआ है, तो ये बात है अपने आप में कि एनडीए को बहुमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोट पड़ा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। एनडीए की ताकत एकदम सीमित हो गई है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और एनडीए में नव आगंतुक जो घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो 2-3-4 महीने पहले आए थे, उनको हटा दे तब तो एनडीए गठबंधन के पास में बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए ये संशय का आप कह सकते हैं, इसके दो टूक बोलना के खिलाफ में नहीं है, बहुत मुश्किल है। आंकड़े हैं लेकिन जनादेश की दिशा जो है एंटी डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए के खिलाफ है, ये मेरा मानना है। उसके बाद हम आपका वो प्रश्न नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी ने पिछली बार जो महागठबंधन या इंडिया अलायंस छोड़ करके जब एनडीए में गए तो वो किसी को लॉजिकल नहीं लग रहा था, लेकिन इससे पहले जितनी बार उन्होंने इधर से उधर किया, हर बार उनको लॉजिकल ग्राउंड दिया उन्होंने, और अब भी माने एक नैतिकता का ग्राउंड रखा, कोई ना कोई कारण रखा। अब भी उन्होंने एक ग्राउंड बनाकर रखने की कोशिश की है, अग्निवीर को स्क्रैप करना
या फिर बिहार को स्पेशल पैकेज देना, ये वो आधार बनाकर रखा है और साथ में संकेत भी देने का काम किया है कि वो तेजस्वी के साथ फ्लाइट से आते, और ये भी संकेत है कि हमें तो पीएम का पद मिल रहा था। तो यानी विकल्प उन्होंने चूंकि खोल रखा है, इसलिए इंडिया अलायंस के लिए उम्मीद जगा रखी है। तो ये यहाँ पर है, अगर नीतीश कुमार ये सब नहीं बोलते या तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तब तो ये सरकार को बहुमत है, चलेगा। लेकिन ये बहुमत को क्वेश्चन खुद घटक दल के लोग अपनी शर्तों से उठा रहे हैं, इसीलिए संदिग्ध है इस सरकार का कि कब तक चलेगी, कितनी दूर चलेगी, ये एक बनता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर एनडीए पैरेलली कोई ऐसी कोशिश करता है कि एनडीए का विस्तार हो जाए, सांसदों की संख्या बढ़ जाए, किसी को तोड़ लिया जाए, किसी को जोड़ लिया जाए, तो इसको चंद्रबाबू नायडू भी अपने लिए खतरा देखेंगे और इसको नीतीश कुमार भी अपने लिए खतरे के तौर पर देखेंगे। यानी वो करना भी आसान नहीं रह गया है। ठीक है, चलिए आपकी बात आपकी तरफ फिर लौट के आएंगे। मैं रामकृपाल जी की तरफ आना चाह रहा हूँ। रामकृपाल जी, अभी सबसे पहले जो होगा, पहले मंत्री पद का बंटवारा होगा और उसको लेके कलेश मच सकता है। कलेश इन द सेंस ये होगा, कुछ ना कुछ तो पार्टी फार्मूला बनाती है कि भाई 6 सांसद है तो आपको एक कैबिनेट देंगे, एक राज्य मंत्री देंगे, या 3 है 5 है, कुछ ऐसा फार्मूला बना के, नहीं तो ऐसे अपीजमेंट वाला चल नहीं सकता है। ठीक, अब इसके अलावा एक जो पद है, जिस पद को लेकर अभी चर्चा शुरू हो गई है, वो स्पीकर का पद है, और कहा यह जा रहा है कि टीडीपी चाह रहे कि स्पीकर उसका हो। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए, क्योंकि हम लोगों ने 1998-99 में बाला योगी वाला प्रकरण देखा, वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, और अगर उस टाइम पर जो टीडीपी के ही थे बाला योगी जी, अगर उन्होंने शायद कुछ और इंतजाम किया होता तो क्या पता वाजपेयी जी की सरकार बच भी जाती। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि स्पीकर जो है टीडीपी के पास जा सकता है? देखिए मिहिर बाबू, एक मैं आपसे थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूँ। मैं एक क्रम में ये सवाल तो उसमें मैं इसका जवाब दूंगा ही। एक देखिए, पिछले 2-3 महीनों से मैं आपके साथ हूँ और लगातार। अब देखिए पॉलिटिकल क्रम कैसे निकलता है और हमारे विवेचना का क्या आधार। राहुल गांधी और केजरीवाल ने तो एक पत्रकार को बाकायदा लिख के दिया था कि 200 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, लिख लो। राहुल भी कहते थे लिखवा लो मुझसे। 240 आई, उसके बाद से कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि 4 दिन पहले हमने क्या कहा था। दूसरी बात, हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव अगर चीज़ों को देखें, मैं फिर एक बात को कहूँगा, सन 52 से जब पहली सरकार इस देश में बनी और 2024 तक 5 साल सिर्फ वही सरकार चली है जिसका प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है। इसके अलावा कोई नहीं चला है। मैं फिर से दोहरा दूं, मोरारजी देसाई 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह 7 महीने, बीपी सिंह 11 महीना, IK गुजराल 11 महीना, देवगौड़ा 11 महीना, चंद्रशेखर 7 महीना, 6 प्रधानमंत्री मिलके 6.5 साल चले हैं। तो पक्की बात, एक मैं बात आपको बता दूं, इस देश में कांग्रेस 1992 के बाद कभी भी 230 सीट भी नहीं पाई है, कभी भी नहीं। 1992 से लेकर 2024 तक आपको बता दूं, मैक्सिमम जब 2 टर्म इनके रहे, 2004 में 143, 2009 में 206, ये हाईएस्ट है। और अगर 143 और 206 सीटों वाला पार्टी 10 साल निकाल सकती है, तो ये बताइए कि 240 सीट की जो पार्टी है, अगर आप वो क्यों नहीं निकाल पाएगी। और दूसरी बात, अगर वो विपक्ष में जाती है तो कितने दिन तक गठबंधन सरकार को चलने देगी, उसके जो बरक्स खड़ा है। और दूसरी बात, सत्ता में रहने वाले लोग नहीं टूटते हैं जल्दी। उनको लगता है कि जो आज है, जो नहीं भी एडजस्ट हो पाया, उसको भी लगता है कि कल मौका मिलेगा। लेकिन जो मैंने जैसा कहा, 10 साल का वनवास काट चुके हैं और अगले 5 साल तक कोई उम्मीद नहीं है। एक बात कर रहा हूँ, मान लीजिए उसमें 2.5 साल भी जोड़ लीजिए, तो भी बता दूं, नेहरू जी से ज़्यादा अगर 3 साल भी मोदी रहे ये प्रधानमंत्री में, तो इस देश में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला कोई व्यक्ति होगा तो नरेंद्र मोदी होंगे। अगर उन पर उनके रहते उनमें फूट हो सकती है, तो आप ये बताइए जो 10 और 12 और 15 MPs की जो पार्टियां हैं, कल को वो नहीं करेंगी। तो
तो देख, मेरा केवल इतना ही कहना है कि लेट अस बी प्रैक्टिकल। जी। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर 240 की पार्टी स्थायी विकल्प नहीं दे सकती तो 99 की पार्टी उसी तुलना में, उसी अनुपात में, उससे कम समय के लिए जिंदा रहेगी। जैसा मैंने आपको उदाहरण दे दिया। एक ही शर्त है, जैसा मैं फिर कह रहा हूं, या तो मोदी हो या कांग्रेस पार्टी का कोई भी हो, चाहे वो खड़गे जी हो, राहुल जी हो, जो भी हो। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं कि 240 और 99, आप खुद सोच लीजिए कि किसका नेतृत्व ज्यादा मजबूत रहेगा। 240 वाला ज्यादा अपनी बात को रख सकता है या 99 वाला अपनी बात को रख सकता है। तो आज की तारीख में अभी प्रेम भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम दोनों की वाकई बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन एक बात पर इनकी हंसी आ रही है मुझे। इन्होंने कहा कि नीतीश का लालू के साथ जाना नेचुरल था। अरे भाई, जिस नीतीश की पूरी जिंदगी की राजनीति ही लालू के खिलाफ रही, लालू सरकार को बर्खास्त करवाया नीतीश कुमार ने वीटो लगा करके। उस नहीं, आपने कहा कि उधर गए थे तो एक तरह से लॉजिकल वे में वो उन्होंने लॉजिकल कैसे है भाई? ये तो नीतीश ने धोखा दिया था बीजेपी को, अगर आप इस बात को कहें। अब बताइए कि इसके पहले वाले इलेक्शन में 2019 में नीतीश के सारे एमपी जो जीत के आए वो मोदी के नाम पे आए। ये तो खुद कह रहे थे। इवन रामविलास पासवान ने कहा था 2019 में कि जो भी वोट पड़ा है मोदी के नाम पे पड़ा है। रामविलास ने खुद कहा कि मेरी पार्टी में जो जीते हैं हम मोदी के नाम पे वोट पड़ा है, उसको भी छोड़ करके चले गए। तो मैं केवल ये कहता हूँ कि देखिए, राजनीति में नैतिकता अनैतिकता इसको छोड़िए। हर आदमी देखता है कि मुझे बेहतर भविष्य मेरा कहाँ दिखता है। नीतीश कुमार अब उस जगह पे हैं जहाँ वो मुख्यमंत्री के रूप में अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो लड़ना उनकी मजबूरी है कि अगर वो इनके साथ रहेंगे तो ही, क्योंकि उनको मालूम है कि लालू किसी भी कीमत पर अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश को नहीं देखना चाहते हैं। वो केवल बीजेपी से बदला लेने के लिए नहीं बैठे हैं, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे हैं। और मोदी जी इस बात को मान सकते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस समय का गठबंधन रही। चंद्रबाबू नायडू की बात देखिए, चंद्रबाबू नायडू और मोदी, इनकी विकास को लेकर के थिंकिंग करीब करीब बहुत हद तक मिलती है। याद कीजिए, जब थे मोदी, ये चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने आंध्रा को आईटी हब बनाया, और उस दिन अगर उनकी बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक चीज वो जो बोल रहे थे वो अंदर से बोल रहे थे, वो कोई दिखावे की बात नहीं थी। ये तो जो भी मुख्यमंत्री होगा हर राज्य के लिए अपना ये भला मांगता है। वो पिछली बार भी विशेष दर्जा मांग रहे थे, नीतीश जी भी मांग रहे थे, लेकिन इसके बाद भी सरकार चलती है, चलती रहेगी। सब जानते हैं कि जिस सामने वाले से हम मांग रहे हैं वो कितना दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे कहेंगे कि मुझे चांद चाहिए, और ऐसी बात नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी मैं कोई संभावना या आशंका की एनालिसिस करता हूं तो ये देखता हूं कि कहाँ क्या है। अगर 244 की सरकार 2.5 साल नहीं चलेगी तो आप तय जान लीजिए 99 वाली सरकार 6 महीना भी नहीं चलेगी। और फिर जिसको कहते हैं ना कि किसको फायदा होगा, मोरारजी देसाई 2.5 साल में चले गए, इंदिरा गांधी थम्पिंग मेजॉरिटी से लौटी। आज जो आप लोग ये देख रहे हैं, आप बड़ी तरफ इशारा कर रहे हैं सर, आप इशारा कुछ लंबा कर रहे हैं। नहीं, मैं उस पर वापस आऊंगा। आदेश रावल जी के पास में जाना चाहता हूं। आदेश, अभी रामकृपाल जी बड़ी अहम बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, टूटता वो है जो सत्ता में होता है, उसके लोग नहीं टूटते, जो सत्ता में नहीं होता है उसके लोग टूटते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 वाली बात ये कि इस देश में 5 साल प्रधानमंत्री लगातार बनना अगर किसी के लिए मुमकिन रहा है तो वो या तो कांग्रेस के नेता थे या फिर बीजेपी के। मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है कि आज की तारीख में बीजेपी के 240 और 292-93 उनके टोटल गठबंधन का है। इनके कहने का अगर टूट वाली बात की तरफ जाऊं तो आने वाले दिनों में क्या दोनों नंबर में इजाफा हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात कि ये तो हो गए कि बढ़ने के बाद, और दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर ये नंबर बढ़ जाएगा तो जो दूसरे तरफ की बात ये कह रहे कि बीजेपी और कांग्रेस, इसी दो में से कोई एक पार्टी का अगर आदमी प्रधानमंत्री बनता है तो स्थायित्व होती है, तो क्या कांग्रेस के लिए वो संभावनाएं लगभग 0 ही है इस बार के चुनाव में, मतलब 18वीं लोकसभा के लिए? देखिए, एक बड़ा फर्क है इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। वो ये है कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है और कांग्रेस के पास
वो एक तुरुप का इक्का है आखिर में इस्तेमाल करने के लिए कि हम किसी भी अपने अलाई को या विपक्षी एनडीए के पार्टनर को प्रधानमंत्री पद ऑफर कर सकते हैं। अब जब ये खबरें आ रही है नीतीश कुमार को ऑफर किया गया नहीं किया गया, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी ये चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, और इसी बात की कांग्रेस पार्टी के अंदर खुशी भी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत 272 टच नहीं करने दिया और बीजेपी को रोक दिया। और आज जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। ऐसा एक मैसेज वर्किंग कमेटी ने चर्चा की कि ऐसा एक मैसेज देश में गया है। तो जो आपने बात की ना 240 की या 99 की, दरअसल बीजेपी अपनी गलतियों में खुद फंसी है। अगर आप देखिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है एनडीए के पास, बावजूद उसके ऐसा देश में माहौल हो गया जैसे जैसे बीजेपी हार गई है। क्यों? क्योंकि आपने नारा दिया 400 का। जब आपने 400 सीटों की बात करी तो देश की जनता ने यह मान लिया कि नहीं 400 ही आएंगी। आपके काडर ने मान लिया, विपक्ष ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद जब एग्जिट पोल आए उसने भी उस पिच को बहुत हाई कर दिया। लेकिन जब आप 240 पे रुक गए तो वो ऐसा एक मैसेज गया कि जैसे बीजेपी चुनावी हार गई है। हालांकि एनडीए का पूर्ण बहुमत है, लेकिन हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या उनके एलाई जो है वो इतने विश्वास पात्र हैं कि 5 साल उनके साथ रहेंगे। मैं इन सब बातों का एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में कोई स्ट्रॉन्ग अलाई नहीं होता, सब परिस्थितियां होती हैं, और परिस्थितियां अगर आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार और नायडू साहब की हैं तो कल ये बदल भी सकती हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के पास देने के लिए प्रधानमंत्री का पद है जो बीजेपी के पास नहीं है। यही सबसे स्ट्रॉन्ग पिच है कांग्रेस पार्टी की कि हम मोदी को हटाने के लिए इस पद का ऑफर दे सकते हैं, यानी त्याग सकते हैं। राहुल गांधी आज इस रेस से बाहर हैं कि वो ना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। खड़गे साहब हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर में ये चाल चल सकती है और उस पर उनके एलाइज को राजी करना होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये फैसला किया कि अभी इसको होल्ड कर दीजिए, जल्दी होगी, पहले दोनों एलाइज और बीजेपी के बीच मनमुटाव होने दीजिए, उसके बाद हम अगली चाल चलेंगे। यानी विपक्ष को इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी कोalition गवर्नमेंट नहीं चला पाएंगे। जी आदेश जी, राकेश जी, आप आदेश जी को सुन रहे होंगे कि शायद कांग्रेस इस विचार में चल रही है और सोच रही है कि जो बीजेपी और उसके साथ में जो एलाइज है उनके आपस में पहले बर्तन बजे, खनकती हुई आवाज़ आए और फिर उसके बाद वो उसका फ़ायदा उसमें हो। साथ में एक चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक तुरुप का इक्का है, वो ये है कि अपने किसी एलाई के किसी साथी को वो प्रधानमंत्री पद ऑफर करके ये कर सकती है। सवाल ये है कि ये तो कांग्रेस की तरफ की बात हुई, क्या इस बात की संभावना नहीं हो सकती कि जो बीजेपी के नंबर्स हैं एक बारी सत्ता में आ जाने के बाद और चीज़ों को देखने के बाद ये नंबर और बढ़ जाए, मतलब 240 भी बढ़ सकता है और 292-93 जो है वो भी 300 के पार जा सकता है। देखिए, मुझसे 1 महीने पहले एक बड़े संपादक ने पूछा था कि राकेश जी रिजल्ट किस ओर जा रहा है, क्योंकि आप बोलते रहते हैं, 14 में भी बोला आपने, 19 में बोला, और वो साक्षी थे, मेरी बात सही साबित हुई। मैंने कहा भाई बहुमत आ रहा है, एनडीए का बहुमत आ रहा है तीसरे चरण के बाद। शुरू में तो बीजेपी के बहुमत की बात हो रही थी, साथ में एनडीए की। नहीं, हमने जो कहा स्पष्ट हमारे ट्विटर अकाउंट पर है, मैंने कहा बीजेपी तीसरे चरण के बाद बढ़ रही है बहुमत की ओर, सरकार बहुमत के साथ बन रही है 4 तारीख को, तो बहुमत एनडीए का 4 तारीख को आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, उसमें थोड़ा करेक्शन भी मैं अब करूंगा। मैंने कहा था कि 9 जून तक 4 को बहुमत मिलेगा एनडीए को, और 9 जून तक 400 पार होकर शपथ ग्रहण होगा। 9 जून तक 400 पार होकर शपथ ग्रहण होगा। अब मैं इसको उलट दे रहा हूं, 9 जून को शपथ ग्रहण के बाद 400 की ओर बीजेपी और एनडीए बढ़ने लगेगी। अच्छा, मतलब टूट फूट मचेगी। बिल्कुल, कांग्रेस अपना घर बचाए पहले। अच्छा, कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है इसके भीतर जो भगदड़ मचेगी उस पर इस समय ज्यादा नजर रखने की जरूरत है बनिस्पत एनडीए को, क्योंकि एनडीए की तो सरकार बन गई है। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सेंट्रल हॉल में, सदन में स्पष्ट दिखाई पड़ चुके हैं पूरे देश को। कोई पैर छू रहा है प्रधानमंत्री का, कोई प्रधानमंत्री से बार बार हाथ जोड़ रहा है। लेकिन तो कहीं से तो मुंह फुलाने वाली बात भी। जयंत चौधरी को बताइए आप कि 1 सीट जीतने वाले जीतन राम मांझी स्टेज पे बोलने का मौका,
एक सीट जीतने वाली अनुप्रिया वो भी स्टेज पे, और 2 सीट वाले जयंत चौधरी नीचे बैठे रह मेरे पास गए। सूचना वो ये है वो कि नाराज, जयंत- उनको नहीं, बोलने नाराज तक भी नहीं दिया। जयंत बाबू शायद देर में पहुंचे, उन्होंने ही मना किया था, इस कारण से वो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाया। वो कोई विषय नहीं है, जयंत जी का स्टेटमेंट आ चुका है, कोई इशू नहीं राकेश जी है। ये बात हजम नहीं होगी जयंत कि जी देर ने से कहा पहुंचे ये इसलिए स्टेज नहीं, पे नहीं, उन्होंने नेताओं कहा के लिए इंतजाम रहता है उन्होंने बना कहा हुआ। ये इशू नहीं है, कोई टेक्निकल उनका मामला होगा, उसके कारण वो नाराज होने वाले नहीं। मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में आकर के शपथ लेकर के वो बैठेंगे 9 तारीख को। कल इंतजार कर मतलब लीजिए। कल उनको आप मंत्रिमंडल में शपथ दिलवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो तो भाई जब अलायंस है और जो अलायंस में पार्टनर हैं, चाहे 1 सीट आए चाहे 50 सीट लेकर आए, उसको आप रिप्रेजेंटेशन देंगे ही। ओम प्रकाश राजभर बोले थे क्या? मुझे तो नहीं लगता। राजभर भी नहीं बोले, नहीं, वही तो कह रहा हूँ। और वो स्टेज पर भी नहीं थे। हाँ। हाँ, वो इसलिए बहुत सारे नेता स्टेज पर नहीं सवाल थे। इसलिए था कि एक सांसद वाली जो पार्टियां हैं वो स्टेज पे थी, उनको बोलने के, जैसे अनुप्रिया को बोलने का मौका मिला, अनुप्रिया पटेल जी को, लेकिन इनके 2 सांसद होने के बावजूद ये नीचे बैठे हुए हैं। मुझे भी लगता है कि देखिए ये इसमें कोई टेक्निकल हो रहा है, बीजेपी ऐसा ब्लेंडर नहीं करेगी। एनडीए और के कोई फ्लोर इसका कारण भी मैनेजर नहीं इसको था। जो है मैनेज कर रहे थे, क्या कारण कुछ है होगा। उसमें सब नेताओं ने स्टेटमेंट दे दिया है, उसमें जयंत बाबू को भी कोई समस्या नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अब देखिए कि जो इंडिया अलायंस है इसके साथ क्या होगा। मेरे पास जो सूचना है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो 3 लोकसभा सदस्यों के साथ है, उसके भीतर हलचल मच चुकी है। वो कह रहे हैं क्या 5 साल हम लोग सूखे में रहेंगे। इसी तरह से इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस के कम से कम 40 से अधिक सांसदों ने संपर्क साधा है अपने पुराने मित्रों से, जो पहले ही टिकट पाकर बीजेपी के एमपी बन गए हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब कुछ रास्ता खोजो। तो मैं सत्य बता रहा हूं, इंडिया अलायंस टूटकर बिखर जाएगा 9 तारीख के बाद। इसीलिए 9 तारीख शुभ मुहूर्त चुना है। अब इस मुहूर्त में जो शपथ ग्रहण होगा, ये नरेंद्र मोदी की अखंड सत्ता ये चलेगी 2029 तक, इसमें किसी को प्रेम जी, संशय नहीं रखना चलिए, चाहिए। मैंने जान लिया कि आप 2019 तक अखंड सत्ता दिलवा रहे। प्रेम जी ये तो कह रहे हैं कि 9 तारीख को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, कैबिनेट बनेगी उनकी, उसके बाद जो इंडिया अलायंस है उसके टूटने और बिखरने का सिलसिला चालू हो जाएगा और वो कहीं कुछ स्टैंड नहीं करेगा। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि अलका लांबा जी का एक बयान आया और 1-2 और जगह से कहीं कहीं से कांग्रेस के खेमे से आए कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से हमें फायदा नहीं एक प्लस हुआ। करना चाहता हूं अगर आप अनुमति जी दें। प्लीज। देखिए छोटे 1991 में कांग्रेस जो है 230 या 32 सीट लेकर के लोकसभा में आई थी और नरसिंह राव पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल पूरे दमखम के साथ नरसिंह राव ने सरकार चलाई और विपक्ष में ही सारा हलचल मच गई। ये जेएमएम तमाम कांड हुए। आज की राजनीति सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आता है वो सोचता है कैसे जल्द से जल्द मलाईदार पोजीशन पाऊं और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करूं, अपने लोगों को कुछ बांटूं। जब कुछ बांटने के लिए हाथ में नहीं रहेगा, ऐसे एमपीज बड़ी तादाद में आज हमारी भारतीय राजनीति में आ गए हैं जिनकी कोई दल निष्ठा नहीं है। किशोरी लाल जैसे ये लोग रेयर लोग हैं, रेयर ब्रीड हो गई है जो 40-40, 50-50 साल काम करती है और पार्टी अगर मौका दे। किशोरी लाल जी की आप तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा भाई। 40-50 साल जिसने काम किया, ऐसे नेता बीजेपी में भी बहुत ज्यादा हैं। पर मैं कह रहा हूं अगर बीजेपी ने जिस तरह से टिकट बांटे इस बार, अगर बीजेपी इसी रास्ते पर बढ़ती रही, ये ब्रीड ही रेयर हो जाएगी। भारतीय राजनीति को सावधान रहना है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, भाजपा हो, उन लोगों को आगे रखिए जिन्होंने आपकी पार्टी को अपने पसीने से, खून से सींचा है। मौकापरस्त लोगों को आगे मत रखिए। आप दिलीप घोष वाली बात करें, पुराने और नए कार्यकर्ता वाली बात करें कि पुराने कार्यकर्ता ज्यादा भरोसे। प्रेम जी ये जो कह रहे हैं कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इंडिया अलायंस कहीं बचेगा ही नहीं, 9 तारीख को जैसे मोदी जी की सरकार का शपथ ग्रहण होता है, आप इस बात से कितने रजामंद है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है? दरअसल राकेश जी अपनी ही उस पार्टी का कैरेक्टर खोल रहे हैं जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सारे सांसद लालची हो गए हैं और सबको बीजेपी समेटने की क्षमता रखती है, ये बात राकेश जी कह रहे हैं। और हम जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे यही बात तो कह रहे थे कि बीजेपी जैसे अपना विस्तार कार्यक्रम चलाने की कोशिश करेगी, नीतीश कुमार को लगेगा कि हमारा वजन कम किया जा रहा है, हमारी अहमियत घटाने की कोशिश हो रही। चंद्रबाबू नायडू को लगेगा हमें कट शॉर्ट किया जा रहा है। और यहीं पर तो उम्मीद खड़ी होती है कि ये लोग जो हैं, ये गठबंधन सरकार नहीं चलेगी और वैकल्पिक सरकार खड़ी होगी। ये जो बात राकेश जी कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी से समझ रहे हैं बीजेपी को, उसका यही करेक्टर है। ये 13 दिन चलने वाली सरकार
और 13 महीने चलने वाली बीजेपी सरकार, उस बात को रामकृपाल जी भूल जाते हैं। भाई इनको याद रहता है कि छोटे छोटे दलों की सरकार चली, अरे बीजेपी की सरकार भी 13 दिन चली, 13 महीना चली, और आज अब इस स्थिति में आई है, तब और अब में फर्क है। मैं तो बड़ा अच्छा ऑप्शन देता हूं, समाजवादी पार्टी को मिला लीजिए ना, आपकी सरकार स्थिर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी क्या इसके साथ जुड़ना कोई देश का रीजनल पार्टी चाहता है? सबको तो आपने तोड़ दिया, और आज एक परिस्थिति जरूर है, जो जुड़े हुए हैं वो भी आखिर समय में जुड़े हुए थे। मैं जब थोड़ी देर पहले कह रहा था तो रामकृपाल जी ने मेरी बात को थोड़े अलग ढंग से पेश किया। नीतीश कुमार जी ने जब एनडीए छोड़ा था, ये कहते हुए छोड़ा था कि हमारी पार्टी को चुनाव में हराया गया, हमसे पूछे बगैर हमारी पार्टी के नेता को मंत्री बनाया गया, ये लॉजिकल वे में छोड़ा था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन से वो गए थे तो कोई लॉजिक नहीं था, मैं वो ये कह रहा था। और आज वो मुद्दों का लॉजिक बना रहे हैं। ये चलेगी एनडीए सरकार अगर अग्निवीर खत्म करेगी, अग्निवीर खत्म करे तब ये सरकार चलेगी। तो अग्निवीर पे तो राजनाथ सिंह का भी बयान आ चुका है कि मैं नहीं, उन्होंने कहा ना कि शर्मिंदा अगर इसमें कमी है सरकार चलेगी। आप सही कह रहे हैं, राजनाथ सिंह के वोट में बीजेपी नहीं छप सकती। ये नीतीश कुमार के आने से और विपक्ष के आंदोलनकारी रवैये के कारण अग्निवीर स्क्रैप करना पड़ेगा, तब ये सरकार चलेगी। और इसी तरीके से वो जनगणना जो है, जनगणना का मुद्दा जो है, उसको भी नीतीश कुमार मुद्दा बना रहे हैं। और इन मुद्दों पर अगर आप सहमत हैं, अगर मुसलमानों को आरक्षण देने पर आप सहमत हैं तो आप सरकार चला सकते हैं। जैसे सुन लीजिए, अभी बात कह रहे थे कैसे बात होगी? तो अब वही तो आंध्र प्रदेश में तो बात होगी ना। प्लीज, आप लोगों ने बहुत पर्याप्त बोला है। थोड़ी देर पहले वही लॉजिक रामकृपाल जी दे रहे थे जो लॉजिक हम दिया करते थे कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जातियों को और भी शेड्यूल्ड तरीके से जाति को भी आरक्षण नहीं दिया जाता है। ये जो मेरा लॉजिक था, आज रामकृपाल जी ने सुविधाजनक तरीके से अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ये बीजेपी को आज सुविधाजनक तरीके से अडॉप्ट किया है, सूट कर रहा है बीजेपी को, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। यही जेडीएस ने भी दिया था, तब भी मैं बोलता था कि नहीं, ये मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात नहीं है, ट्विस्ट कर रही है, ये हिंदू मुसलमान कर रही है, भैंस बांटने की बात कर रही है, मंगलसूत्र की बात कर रही है, ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति कर रही है। इसीलिए बीजेपी इस पॉलिसी पे चल रही है। और आज तमाम विश्लेषक को मैं देख रहा हूं एकदम पलट गए हैं। भाई मुस्लिम आरक्षण का भी समर्थन कर रहे हैं लोग। अगर समर्थन करते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, एनडीए सरकार चलेगी, और मैं भी तालियां बजाऊंगा। अरे संविधान जो कहता है उसके आधार पर चलेगी सरकार, और संविधान कह रहा है धर्म के आधार पर आरक्षण। तो आंध्र प्रदेश में तो है ना धर्म के आधार पर 4%, कई बार रिजेक्ट कर चुका है। तो बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी क्या करेगी? स्क्रैप करेगा। तो बीजेपी कैसे? न्यायालय स्क्रैप करे, बीजेपी अपने स्टैंड पे कायम है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। उस पर राकेश जी ये बताइए, वो बीजेपी तो कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए, वहां तो 4% है तो खत्म करवाएंगे। आरक्षण में घुसा रखा है इन लोगों ने। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी ममता बनर्जी को झटका दिया, रद्द कर दिया 77 रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा भाई प्रेम भाई, ये बहुत केवल मैं एक बात कह रहा हूं। देखिए 2014 में जब मोदी आए तब भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं आएगा, और मैं आपको बताऊं 2012 से बता रहा हूं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद का चुनाव था, तब से मैं पत्रकारों से मेरी बहस भी हुई है सारी चीज़। इवन एक जगह पे बड़े भारी कई लोग कहते थे 3 फिगर में नहीं आएगा, वो आ गए। 14 में सवाल ही नहीं उठता, मोदी इस देश में स्वीकार्य नहीं है, नीतीश ने ही कहा था, याद है आपको? मायावती ने कहा था, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 19 में तो 150 से ज़्यादा सीट कोई दे नहीं रहा था, प्रधानमंत्री बन गए। अब 2024 में भी नेहरू का रिकॉर्ड के बराबर पहुंचे हैं, और अगर 5 साल चल गए तो नेहरू का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अभी भी मेरा ये कहना है कि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है, लोग जाते हैं बधाई देने, उसी दिन आप कुछ लोग हैं जो कुंडली लेकर उस दिन पहुंचते हैं कि 67 के बाद नहीं रहेगा, 57 के बाद नहीं। अरे भैया, जिस दिन नामकरण हो रहा है उस दिन तो चुप रहिए। आप देखिए, शमशान और किसी बच्चे के घर दोनों में फर्क होता है। रही बात इसकी, आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूं, जो जीता वही सिकंदर। एक और बात कहूंगा आपसे, धोनी पाकिस्तान से हमारा मैच था फाइनल वर्ल्ड कप का, T20 का, सुपर ओवर में मैच डिसाइड हुआ, 1 रन से जीत गए। इस देश में किसी ने नहीं कहा कि हाय हाय
ये तो बहुत खराब जीत है, और न पाकिस्तान ने कभी ये कहा कि ये बहुत शानदार हार है। पाकिस्तान रोता रहा, हम हंसते रहे। तो मेरा देखिए सिंपल बात है, लोकतंत्र की एक परिभाषा है रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड स्कोप फॉर माइनॉरिटी, बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान। आज की तारीख में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे ज़्यादा मोदी लेके आए हैं, जो 1992 से लेकर के आज तक कांग्रेस को सिर्फ हाईएस्ट थी एक बार 206, वो भी कब, 2009 में। अदरवाइज 150 भी नहीं मिली। और 440 वाला जो सीट लेके आया है उसकी आज कल शपथ ग्रहण होगी। आज बता रहे हैं कितने दिन कब तक चलेगी, उसका पूरा काल बता रहे हैं कि किस दिन ये नष्ट हो जाएगी। देखिए आप लोग ऐसे ही करते रहिए, 29 में फिर आइएगा कि इस बार नहीं जीतेगा। 15 देखिए 3 इलेक्शन के बाद इस देश की 60 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी 3 इलेक्शन के बाद भी 3 डिजिट में नहीं पहुंची है। अरे शर्म तो इस पर आनी चाहिए, जिस 3 डिजिट में नहीं पहुंची 3 इलेक्शन। पार्लियामेंट का बता दीजिए कभी 3 इलेक्शन में 3 डिजिट में नहीं पहुंची। चलिए कांग्रेस के बारे में फिर बात करेंगे। हर जी काफी देर से बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि मोदी के काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो जितने बड़े और कड़े फैसले उन्होंने लिया, उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि उनके पास सांसदों की संख्या उतनी थी कि वो ले सकते थे एक पार्टी के तौर पे, एक प्रधानमंत्री के तौर पे। इस बार जब वो हालत नहीं है तो हर जी क्या आपको लगता है कि मोदी के स्टाइल ऑफ वर्किंग में चेंज हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएंगे, लेने से पहले हिचकेंगे या बात करके उनको दबाने की कोशिश होगी, या एक तरह से कह लीजिए कि कंट्रोल करने की कोशिश होगी और एक नए तरीके का नरेंद्र मोदी हम लोगों को दिखाई देंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर? देखिए अभी अपनी जितनी भी चर्चा हुई, इस चर्चा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है, जो 99 सीटों के साथ है, अभी हमारे एक साथी मित्र जो कह रहे थे कि उनके पास तुरूप का इक्का है, आदेश जी कह रहे थे, तो पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि देखिए तुरूप का इक्का है अगर प्रधानमंत्री पद को देकर किसी को, तो आप ये देखिए कि क्या उस तरीके का गठबंधन कितने दिन चलेगा। आप देखिए कि आप समाजवादी पार्टी को कहाँ ले आएंगे, आप ममता बनर्जी की टीएमसी को कहाँ लाएंगे, डीएमके कहाँ होगा, और जैसा रामकृपाल जी अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि 8 नंबर की पार्टी हो जाएगी आपकी उद्धव ठाकरे गुट, और उसमें आरजेडी के लालू यादव कहाँ होंगे। तो इनको कैसे आप समेटेंगे, तो वो संभावना तो देखिए लगती नहीं है, और वो लॉजिकल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि 240 वर्सेस 99 का। अब रही बात जो आपका मूल सवाल है कि क्या मोदी जी के काम करने का तरीका बदलेगा, तो आपने देखा अभी पिछले 3-4 दिनों में ही मोदी एक सुलझे हुए और लगभग 22 साल का उनका अनुभव मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर रह चुका है। एक गुजरात मॉडल दिया है उन्होंने। शिकायतें हो सकती हैं व्यक्तिगत तौर पर, उनके काम की आलोचना हो सकती है, बहुत सारी उनके फैसले ऐसे हो सकते हैं जिसको लोग न माने, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक आपको गवर्नेंस और सरकार बेहतरीन तरीके से चला के कम से कम पूरा टर्म पूरा किया है अपना हर जगह। तो आपने 2-3 दिन पहले देखा कि किस तरीके से, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हो, उन्होंने अपना ज़बरदस्त तरीके से समर्थन दिया है। अब कुछ मुद्दे ज़रूर हैं, जैसे वो मुसलमानों के आरक्षण की बात है, तो आंध्र प्रदेश में वो 4%, और सही बात है कि वो मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको वो आरक्षण है, ठीक बात है, उसको अपनी अपनी तरीके से व्याख्या की जा सकती है, तो वहाँ पे वो ज़रूर उन चीज़ों को मानेंगे। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि जो अग्निवीर की भी योजना है उस पर भी विचार किया जा सकता है। अग्निवीर योजना के बारे में तो डिफेंस मिनिस्टर ने खुद से, राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारे पास सुझाव आ रहे हैं, चीजें आएंगी तो मैं उसकी समीक्षा के लिए तैयार हूं, बदलाव के लिए तैयार हूं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया करेंगे। आपने कृषि कानून में वापस लिया, कृषि कानूनों में देखा होगा उन्होंने वापस लिया इस तरीके का। तो नहीं, लैंड एक्विजिशन एक्ट भी वापस लिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट भी वापस लिया। मुद्दा वो नहीं है मिहिर, मैं मुद्दा यहाँ पे जो आपने बहुत ही शानदार उठाया है वो ये है कि क्या जो 5 पोजीशंस होती हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर सीसीएस, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होता है, होम, फाइनेंस, डिफेंस और एमईए, और लोकसभा अध्यक्ष, ये किसको जा सकता है, और क्या जो 2 बड़े दल हैं टीडीपी और जेडीयू,
लोकसभा अध्यक्ष के लिए करेगा? मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ उन लोगों को शायद मना कर दिया गया है और जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। हाँ, एक बदलाव और आएगा और मुझे लगता है रामकृपाल जी हमारी बात से सहमत होंगे, प्रेम जी भी सहमत होंगे। पिछले पूरे 5 साल में शायद पहली बार लोकसभा के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं दिया गया है। इंदिरा गांधी ने भी लंबे समय तक एक टर्म में नहीं दिया था, लेकिन वो पीरियड भी लगभग 3 साल का था, बाकी बचे 1.5 साल में उन्होंने दे दिया था। जो 2019 की 17वीं लोकसभा थी उसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था, इस बार शायद उपाध्यक्ष मिल जाए। तो ये सब छोटे छोटे बदलाव आप देख सकते हैं।